झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट भी होना है। सरकार तो जेएमएम की है ही, लेकिन हेमंत सोरेन का क्या? नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। देखिए, पिछले काफी समय से झारखंड से भ्रष्टाचार की रोजाना नई खबरें आ रही हैं, मानो भ्रष्टाचारी रोज नए कीर्तिमान स्थापित करने की होड़ में हो। कभी पूजा सिंघल का नाम आता है, कभी धीरज साहू का, तो कभी प्रेम प्रकाश, लेकिन सबसे बड़े नाम के तौर पर अब हेमंत सोरेन है। मैं आपसे माफी भी चाहूंगा क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अवैध जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है। ईडी के गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? ऐसे में अब सवाल यह है कि हेमंत सोरेन का अगला दाव क्या होगा? कब तक रिमांड में रहेंगे? सजा होगी या नहीं, या क्या सजा होगी? ईडी तो कहती है कि सबूत हमारे पास काफी हैं, तो सत्ता कैसे चलेगी झारखंड में? और परिवार के करीबी चंपई सोरेन को कमान सौंप तो गई है, पर क्या यह सॉल्यूशन जो है ये परमानेंट है? इस केस में कितने किरदार हैं वो हमसे मत पूछिए, पर आप ये समझ लीजिए, खबर को समझाने का हम प्रयास यहां पर जरूर करेंगे। शुरुआत करते हैं अपनी एक रिपोर्ट से। झारखंड में मौजूद हैं मुकेश खत्री जी। मुकेश खत्री के पास हम जाते हैं। मुकेश खत्री जी, आप संक्षेप में जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि मौजूदा जो केस इन पर है, क्योंकि करप्शन के इतने ज्यादा आरोप इन पर लगे हुए हैं, इनकी सरकार पर लगे हुए हैं, लेकिन मौजूदा कार्रवाई जो हुई है ईडी के द्वारा, किस केस में और किन कारणों के चलते हुई है? मुकेश जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो ये मौजूदा केस में किन कारणों के चलते कार्रवाई है और ईडी का एक्शन, उसके बारे में अगर आप जानकारी हमारे दर्शकों को दे सकें, क्योंकि करप्शन के काफी ज्यादा चार्जेस हैं और जनता यहां पर कंफ्यूज समझ में आ रही है कि पूरा मामला आखिर है तो है क्या, कौन से चार्जेस में, कौन से केस में यह कार्रवाई की गई है? लगता है यहां पर ऑडियो का इश्यू आ रहा है। मैं चाहूंगा हम गेस्ट के पास चलें। हम प्रयास करते हैं, गेस्ट से ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। और साथ ही साथ हमारे साथ संदीप चौधरी भी हैं। संदीप चौधरी जी, सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा आपके पास आने का और आपसे मैं पूरी जानकारी लूं। कई ज्यादा केसेस, काफी सारे केसेस इन पर जो हैं, उनमें से ईडी ने कई बार इनसे पूछताछ की बात जो है वो सामने आ रही। कई बार लगातार समन से बच रहे थे, फिर उसके बाद हिरासत में आते हैं, गिरफ्तारी होती है। हेमंत सोरेन तो चेहरा अब नया बन ही गए मुख्यमंत्री का, लेकिन आप ये चंपई सोरेन तो बन ही गए, लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन का क्या होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन को ईडी के नोटिस भेजे जा रहे थे और वो पेश नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे साथ इस तरीके की चीज हो सकती है कि मुझे ईडी या जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो गिरफ्तार कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने मामले को पूरा डिले किया और पहले मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में सोचा। वो कल्पना जी को बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि वो विधायक या ऐसे किसी पोस्ट पर नहीं थी, तो फिर उन्हें अपने जो नियर डियर थे उनमें चंपई सोरेन लगे, जो उनके वफादार भी हैं और उनके कहने से सरकार को चला भी सकते हैं। तो उन्होंने सरकार को चुना और जिस तरीके से उन पे आरोप तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई हैं, लेकिन जो जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत और पुख्ता जानकारी है, वो एक 8 एकड़ जमीन का मामला है कि जो गलत तरीके से उन्होंने अपने नाम कराई हुई है। तो इसी मामले में उनको मालूम था कि इसमें बचे बचाव का कोई मामला नहीं बनता है और उन्होंने देश के जाने माने बड़े जो वकील हैं कपिल सिब्बल साहब को किया और सुप्रीम कोर्ट में सीधा अपने मामले को वो लेकर गए कि हो सकता है कि इस तरीके से कोई बचाव हो जाए या जमानत हो जाए या कुछ भी इस तरीके का प्रोसेस हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, चीजों को अगर आपको प्रोसेस करना है तो आप हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट से अपनी चीजों को आगे बढ़ाइए। तो इस तरीके का मामला अभी तक जो चीजें निकल करके हमारे सामने आ रही हैं। बिल्कुल, कई आरोप उनके ऊपर हैं, लेकिन मौजूदा जो मामला है वो जमीन से जुड़ा एक मामला है, जिसके बारे में मैं स्वागत करना चाहूंगा अभी तमाम हमारे गेस्ट जो इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश खत्री भी मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं, ब्यूरो चीफ हमारे यहां पर, और बाकी जो गेस्ट यहां पर मौजूद हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अमित तिवारी कांग्रेस के नेता, वो यहां पर हमारे साथ हैं। संदीप चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर मौजूद हैं। और डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रवक्ता जेएमएम, और रमाकांत महतो भाजपा के, वो भी यहां पर, सभी लोग आएंगे कुछ ही पलों में। सभी को हम यहां पर चर्चा में आगे शामिल करने वाले हैं। लेकिन मुकेश जी,
जिस तरीके से इन्होंने कहा केस जो है लैंड का यहां पर बनता है और कई करप्शन के केसेस हैं, लेकिन यही वाला मामला अचानक से अगर सामने आया तो क्यों आया? उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात भी जब पिछले साल में चल रही थी चर्चाएं, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने का मतलब अपने पद का इस्तेमाल, अपने आप को लाभ देना, अपने करीबियों को लाभ देना, ये पूरा मामला पिछले साल से ये चल रहा है। लेकिन अब मौजूदा मामला में कैसे ये तार जुड़ गए और ईडी को कामयाबी यहां पर हासिल हुई है? जी बिल्कुल, आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो अचानक से ईडी का जो लोग के बीच में अब बातें आई कि ईडी अब सीएम को गिरफ्तार करने जा रही है, तो लोग उसकी जानने की उत्सुकता हुई कि किस मामले में सीएम की गिरफ्तारी हो रही है। तो उसके बाद तरह तरह की जो सीएम पर आरोप थे, जो पिछले एक साल से ईडी लगातार सीएम को ट्रेस कर रही थी। जून में याद होगा आपको कि जून में हमने खबर चलाई थी कि साहेबगंज जो जिला है जहां पर बरहेट के विधायक है ये, हालांकि साहेबगंज जिले से जो अवैध खनन की गई थी वहां लगभग 11,000 करोड़ रुपए का खनन हुआ था, अवैध खनन हुआ था। मतलब जो पत्थर की कटौती हुई थी उसमें किसी को कोई, सरकार को भी कोई लाभांश नहीं मिला था। तो उस लाभांश में इनके जो बरहेट के विधायक प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा, उन्हें ईडी ने उठाया था, उनसे पूछताछ की थी। उनके यहाँ भी काफी सबूत मिले थे। एक तो मामला यहाँ पर पहला अटका था, उसके दूसरा एक मामला रांची के अंदड़ा का है जहाँ पर पत्थर खदान उन्होंने हेमंत सोरेन ने अपने नाम पर, पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर, अपनी साली के नाम पर, साथ ही जो प्रेस सलाहकार पिंटू श्रीवास्तव है, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उनके नाम से ले रखी थी। अब क्या हुआ कि जब इस मामले में भी ईडी उनसे पूछताछ की तो इन्होंने उसको सरेंडर कर दिया सारे खदानों को। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत जरूर दी थी इस मामले पे, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट का जो मामला है वो अब इसको निर्वाचन आयोग देखेगा, जिसका जिक्र जो है पहले भी राज्यपाल के पत्र के द्वारा किया जा चुका है। अब ये तीसरा मामला जो है वो बड़कई अंचल जो रांची के बरियातू मौजे का है, वहां का है। ये 8.5 एकड़ जमीन है। ये इसमें कुछ आदिवासी जमीन भी है, कुछ सरकारी जमीन है जिसको कुछ सेना के कब्जे में है, कुछ गैर मजरूबा जमीन है। तो ऐसे में जो बड़गई अंचल का जो कर्मचारी था वो हेमंत सोरेन सरकार से मिलकर इस जमीन को एक नंबर बनाकर हेमंत सोरेन के नाम पर करने की तैयारी चल रही थी, जो जिस मामले को ईडी ने पकड़ा। और जो भानु जो नाम है कर्मचारी का, जो बरियातू का बड़गई अंचल का कर्मचारी था, उसके पास से ऐसे सारे कागजात भी मिले जिसमें यह साफ था कि ये हेमंत सोरेन के नाम पर ट्रांसफर हो रही है। और इसमें जो पैसे की जिक्र आई, कैश की बात आई, चेक की बात आई, सारे भानु ने फिर ईडी के सामने कबूल भी किए। इसके बाद एक घटनाक्रम और बदलता है कि विष्णु अग्रवाल एक यहाँ पर बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है उसी जमीन के लिए। तो ये कहानी ये है कि रांची का जो जमीन है इसके नकली कागजात जो है वो कलकत्ता में तैयार किए जाते थे। यहाँ की जो भी खाली जमीन होती थी उसको किसी तरह से कैप्चर किया जाता था। उसके बाद उस जमीन पर जो बड़गई अंचल के लोग थे वो कलकत्ता से डीड बना के लाते थे और यहाँ के व्यवसायियों को बेचने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं झारखंड में इसी जमीन जो 8.5 एकड़ जमीन है, इसी जमीन का जो चर्चा है पूरे देश भर में हो रही है। बिल्कुल। और गलती कहां पे मुकेश, अगर मैं बोलूं, छोटा सा सवाल आपसे ये, गलती कहां पे हो गई जो लूप होल, जिस तरीके से आपने कहा कि भाई बंगाल और यहां पर झारखंड का जब जिक्र किया जाता है तो 1972 का कौन सा आप मामला एक समझा रहे थे, कैसे वो जब वहां पर झारखंड लिख दिया गया? देखिए ये एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, यही यहाँ पर जो है तकिया कलाम जो है वो काम आता है। एक्चुअली हुआ क्या, घटना क्या है कि जो बंगाल में जो इनकी कागज तैयार कराए जा रहे थे झारखंड के, तो झारखंड का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जब वहाँ नकली कागजात बनाए गए तो उस कागजात में वो वर्ष दिखाया गया 1992, लेकिन जो राज्य है वो दिखाया गया झारखंड, जबकि झारखंड का गठन ही 2000 में हुआ था। 1992 में तो बिहार राज्य का ये एक एकीकृत अंग हुआ करता था। तो इस छोटी सी गलती या बोले या ये फिर राय का पहाड़ इसको बोला है, ये मतलब इसी से उनको सारा कुछ कुल्लू मिला ईडी को। उसके बाद ईडी कलकत्ता गई, कलकत्ता के बाद यहाँ पर विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया, फिर दाहू यादव हैं, फिर पंकज मिश्रा जो इनके प्रतिनिधि हैं। तो इन सब को पकड़कर कड़ियां जोड़ी गई। इसके बाद कहीं ना कहीं सीएम का नाम जो है सामने आया। बिल्कुल, मैं चाहूंगा यहां पर इस पे और जानकारी लेने का आपका। मुकेश जी आप बने रहिए, पर धन्यवाद भी आपका मैं कह रहा हूं, आपने संक्षेप में पूरी जानकारी जो है यहां पर दे दी है। लेकिन डॉक्टर सरफराज अहमद जी, प्रवक्ता हमारे साथ जेएमएम के, वो भी हैं। सरफराज अहमद जी, मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं,
इतने ज्यादा यहां पर सबूत दिखाने की बात जिस तरीके से ईडी के द्वारा कही जा रही है, लेकिन आपकी सरकार कह रही है कि भाई ये हमारे पर ये राजनीति से प्रेरित पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर ईडी गलत ही होती तो इतने ज्यादा सबूत जो सभी के सामने मीडिया आउटलेट्स में हर जगह सामने आ रहे हैं, इनका क्या आप खंडन करते हैं? किस तरीके से देखते हैं इन सबूतों को? सबसे पहले तो जानिए कि यहाँ सरफराज अहमद प्रवक्ता के रूप में नहीं है, हम मोहन कर्मकार है, जेएमएम प्रवक्ता मोहन कर्मकार। मोहन कर्मकार जी नमस्कार। मोहन कर्मकार है, जेएमएम प्रवक्ता, सरफराज अहमद जी नहीं है। बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। देखिए, ये जो भी जमीन से संबंधित या जो भी सवाल आपका ईडी ने पूछा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, हेमंत सोरेन जी से, या जिस तरह से इन सवालों को आज खड़ा किया गया है, ये निश्चित तौर पर ये पहले से ही तय था कि इस तरह की समस्या, इस तरह का सवाल और ऐसा एक षड्यंत्र करके राज्य के मुख्यमंत्री को अस्थिर करने के लिए और उसको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करने के लिए, बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसलिए उसको ये सारा हथकंडा अपनाने का जिस दिन से सत्ता में बैठा था उस दिन से ही ये शुरू हो चुका था। लेकिन फिर भी 4 साल तक, यही बीच में आपका कोरोना काल आ गया और कोरोना काल के दरमियान में जो भी यहाँ पर स्थिति पैदा हुई, उस स्थिति को राज्य में जो भी संसाधन था वो सारे संसाधनों के साथ यहाँ की जनता को राहत देने का काम किया। उसके बाद जो समय मिला हमको 2 साल का समय, ये 2 साल जनहित के लिए, राज्य के विकास के लिए उन्होंने काम शुरू किया था। और यहाँ का केंद्र के पास जैसा सीसीएल का बकाया पैसा है जो हमको यहाँ से जीएसटी जाता है, उसका जो रेवेन्यू राज्य को देना होता है, वो करीब करीब हमको लगता है कि 1.5 लाख के करीब वो रेवेन्यू बाकी है। जब जब हम इस चीज की मांग करते थे तब तक हमको लगता है कि सरकार को किसी ना किसी रूप से प्रताड़ित करने का काम करते थे। तो ये जो केस सब, ये मनगढ़ंत केस है। हमको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्व कहीं भी इसमें हेमंत सोरेन जी नहीं है। और कई बार उसका भी बयान आया है, पेपर में भी आप देखे होंगे बयान आया है, ऑडियो भी उसका चल रहा है और साथ ही साथ ईडी के सामने भी ये बयान दिया है। लेकिन जब एक केंद्र सरकार ईडी को एक तंत्र के जैसा उसको जब यूज कर रहा है, जो एक स्वतंत्र एजेंसी है ईडी केंद्र के इशारे पर यहाँ पर जहां जहां अन्य बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वहां की सरकार को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, कैसे वहां पर सरकार को गिराने का काम कर रहा है और कैसे वहां पर अपने दल में लोगों को मिलाने का काम कर रहा है। इसी के तहत ये झारखंड में भी इसका ये मिशन चला और ये मिशन में अभी तक ये सक्सेस हो चुका है। लेकिन हमको लगता है कि जो भी इनके माननीय हेमंत सोरेन के ऊपर में एलिगेशन लगाया है, ये न्यायपालिका में कहीं भी ये टिकेगा नहीं। हम पूरी कानूनी तौर पर न्यायपालिका में इस बात को रखेंगे और वहां से निष्पक्ष होकर के हमको लगता है कि सारा हेमंत सोरेन जी वहां से निकलेंगे। ठीक है, और झारखंड तो आप ये जो जितने सबूत दिए जा रहे हैं, वो जहां से भी सबूत आ रहे हैं, आप हर किसी का खंडन करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। रमाकांत महतो जी, आप भी हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता, उनसे मैं अगर आप पूछूं, ये कह रहे हैं कि ये पूरा षड्यंत्र है। जब हमें जो अलॉटमेंट करने की बात आती है, हमारे से डिमांड की बात आती है, तो हमें यहां पर प्रताड़ित किया जाता है। क्या यही सब कुछ सत्य है? यहाँ पर कई स्टोन माइनिंग का यहाँ पर आरोप इन पर है, कई जगहों पर लैंड का आरोप है। मौजूदा मामले में ये जो 8.5 एकड़ जो जमीन है उसका ये मामला है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये भी राजनीति से प्रेरित है या फिर सबूत हैं ईडी के पास? नहीं, ईडी के पास क्या है नहीं है ये तो ईडी जाने और हेमंत सोरेन जी जाने। भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्यों नाम इनका लिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। जब चोर मचाए शोर वाली स्थिति है, वो अपने भगोड़े बन के एक माननीय मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब भाग जाते हैं, उनके सामने सारी तंत्र व्यवस्था सामने है, उसके बावजूद वो व्यक्ति भगोड़े की तरह 40 घंटा गुमशुदी का जीवन बिताते हैं, तो क्या माना जाए? दूसरी बात है कि ईडी के पास सबूत है कि नहीं है, ये तो ईडी अपना कोर्ट में वो पेश करेगी और उनको क्या आधार मिला है, और यदि आधार नहीं मिला है तो ये सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हैं मामला, हाई कोर्ट में दायर है मामला, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें डरने की क्या बात है? और यदि मामला नहीं था, एक दो आईएएस अधिकारी उसमें फंसे हुए हैं, इनके कई सहयोगी उसमें फंसे हुए हैं, इनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी है, इनके साथ काम करने वाले, इनके कॉर्पोरेट चीजों को माने लाइजनिंग करने वाले व्यक्ति प्रेम प्रकाश जी हैं, इनके कई लोग उसमें जुड़े हुए हैं और इनके सानिध्य वाले लोग जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके पास तार गई है
और इनका एक जगह जमीन का मामला नहीं है, माइंस लीज का मामला एक जगह नहीं है, पूरे झारखंड में कई जगह है। नाम बदल बदल करके, कहीं पिताजी का नाम बदले हैं, कहीं अपना नाम बदले हैं, कहीं पत्नी का नाम बदले हैं, कहीं कुछ किए हुए हैं। इस प्रकार से इन्होंने जमीन को लूटने का काम किया है, माइंस को लूटने का काम किया है। एक मामला रहे तब ना, इसमें कई सारे मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, कई सारे मामले, और इनकी विरासत में भ्रष्टाचार जुड़ी हुई है। इनमें तो जीन में भ्रष्टाचार है। तो इस मामले में ये क्या कहना है? और भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ नहीं कहेगी। जो दिख रहा है, दुनिया जो देख रही है, उसकी चर्चा होनी चाहिए, और ईडी ने उसी को पकड़ी है और उसके माध्यम से कार्रवाई हो रही है। ठीक है, तो ये एक मामला है जिस पर ईडी ने कार्रवाई की, और आप कह रहे हैं कई ऐसे आरोप उन पर हैं, और आरोप जो है वो खत्म यहां पर होते हुए नजर नहीं आ रहे। मोहन कर्मकार जी, आपसे ये सवाल जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि आप भाजपा का इससे क्या लेना देना है, क्या ईडी क्या भाजपा के इशारे पे काम करेगी? सेंट्रल एजेंसी है, वो तो इनसे पहले भी थी, बाद में भी रहेगी, उसका सरकार से क्या लेना देना? और जो आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, और जो पूजा सिंघल वाला मामला, तमाम अगर ब्यूरोक्रेसी वहां पर फंस रही है आपके सरकार में, वो सब लोगों पर एक्शन हो रहा है, पूजा सिंघल को यहां पर अगर जेल हो जा रही है, उन सब मामलों में बेल ना मिलना, वो तमाम कारण, तो उसमें क्या सरकार घिरती हुई नजर नहीं आ रही है? क्या साठगांठ में आपका उसमें कोई लेना देना नहीं होगा? आप ऐसा कह रहे हैं सरकार बिल्कुल अछूती है उन चीजों से, वैसा उनका कोई हाथ नहीं है सरकार का, केवल वो ब्यूरोक्रेट्स, तमाम जो आईएएस ऑफिसर उन्हीं के द्वारा सब कुछ किया जा रहा था? देखिए, ये जहां पूजा सिंघल की बात आ रही है, ये पूजा सिंघल जब इन्हीं लोगों की गवर्नमेंट थी वहां पर, आपका रघुवर दास की यहाँ पर जब सरकार थी, ये उसके पीछे से आप देख लीजिए, उस समय से वो करप्शन करते हुए आ रहा है, और हमारे सरकार ने ही उसको गिरफ्तारी करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं कि उसके ये में हुआ है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ईडी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। आज ईडी किस तरह से देश में काम कर रही है, पूजा सिंघल के मामले में आपके सरकार के द्वारा हुआ था कि ईडी के द्वारा हुआ था? इस बारे में जानकारी दे दीजिए। आपके सरकार के द्वारा एक्शन हुआ था या ईडी के द्वारा एक्शन हुआ था पूजा सिंघल मामले में? पूजा सिंघल मामले में ईडी के द्वारा जरूर ये छानबीन हुई थी, लेकिन अभी जो इसकी पिछली सरकार है, हाँ। वो पिछले के सरकार के समय का करप्शन को भी इसमें ये जोड़ रहे हैं, उसको भी इसमें जोड़ रहे हैं। ईडी को निष्पक्ष होकर के इसमें काम करना चाहिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि पिछले सरकार से मिली हुई बात, लेकिन आपने इसको जिस तरीके से पेश करने की कोशिश किया कि आपकी सरकार ने किया, हम वही तो कह रहे हैं। पूजा सिंघल के मामले में अगर ईडी सही साबित हो रही है, नतीजा आप देख रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने सपोर्ट किया, नहीं किया, वो एक अलग बात है, लेकिन ईडी अगर पूजा सिंघल मामले में सही है तो बाकी मामलों में क्या ईडी गलत है? अमित तिवारी, आप भी यहां पर कांग्रेस के नेता हैं, आप भी इस पूरे मामले को ठीक कहीं पे निशाना कहीं पे निगाह जैसा बोलता है, कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें पर। मोहन कर्मकार जी, इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा कोई किताब तो किसी ने लिख नहीं दी है। अगर स्टोन माइनिंग का साहिबगंज पे वहां पर आरोप लगाना और 12 लोकेशन पर रेड होना, कहीं मतलब पूरी किताब यहां पर लिख दी जाए, इतने आरोप वहां पर लग रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके पास कानूनी तंत्र है, लीगल फ्रेमवर्क है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमित तिवारी, ये तमाम आरोप जो भाजपा कह रही है कि हमारा यहां पर क्या लेना देना है, ईडी का इस्तेमाल करने का जो आरोप विपक्ष लगाता है, ईडी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उसका तरीका भी आप बता दीजिए दर्शकों को। और यहां पर जो करप्शन के चार्जेस थे, तभी तो हेमंत सोरेन ने यहां पर अगर इस्तीफा दिया अपना, उनको सब कुछ पता था, पहले वो अपने लोकेशन पर मौजूद नहीं थे, और करप्शन के चार्जेस, और ईडी कहती है हमारे पास सबूत है। बार बार पहले बचने का प्रयास क्यों किया जा रहा था? अमित तिवारी जी, शुरुआत करते हैं आपसे। झारखंड जैसे राज्य जहां पर जल, जमीन और जंगल, इन तीनों से निकली जो आदिवासी जनता है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को, इवन पूरे भारत को सिर्फ देने का ही काम किया है, खनिज से लेकर के जितनी भी चीजें हैं वो वहां से आती हैं। दूसरी बात ये रही, जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी का सवाल है, उन्होंने संवैधानिक रास्ता अपनाया है। अगर कोर्ट की शरण में वो गए, जो भी चीजें होंगी, हमें न्याय पर पूरा भरोसा है। दूसरी बात, हम इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मतलब कैसे नहीं है ईडी का। देखिए, भ्रष्टाचार कहीं पर भी हो, भ्रष्टाचार किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम खुद इस बात के पक्षधर नहीं है कि भ्रष्टाचार अगर कहीं होता है तो ईडी कार्रवाई ना करे, सीबीआई कार्रवाई ना करे, या इससे बड़ी देश की कोई भी एजेंसी है, उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। स्वतंत्रता पर सवाल जब खड़े होते हैं, जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां पर ये मशीनरी इतनी तेज घुसती है कि उस सरकार जब तक वो घुसने पर नहीं टेक देगी, या तो तोड़ करके सरेंडर करवा ले, और जो झुकेगा नहीं वो जेल जाएगा।
ठीक है, तो आपका आर्ग्यूमेंट अमित तिवारी जी, आपका आर्ग्यूमेंट मेरा आर्ग्यूमेंट बस इस चीज को लेकर के है कि झारखंड में ईडी बहुत एक्टिव रूप से काम कर रही है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि झारखंड में ईडी एक्टिव रूप से काम कर रही है और जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से वहां पर एक्टिव रूप से काम कर रही है, बाकी जगह नहीं कर रही है। बाकी जगह आप कह रहे हैं बाकी जगह नहीं कर रही है, नहीं बिल्कुल, लेकिन अगर ईडी काम कर रही है, एक्शन में है, ये तो अच्छी बात है ना। मैं कहता हूं कि करप्शन जहां पर भी है, जहां पर भी, तिवारी जी बस एक छोटा सा पॉइंट है, करप्शन जहां पर भी है वहां पर ईडी का एक्शन हो। आप ये आरोप लगा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी पे कि वो इस्तेमाल कर रही है फ्रेमवर्क, वो कैसे कर रही है आप जाने, आप दोनों पॉलिटिशियंस हैं आप सब, लेकिन अगर दोषी पे कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ हुई, दोषी या फिर जो आरोपी है उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ हो गई, कल को आपकी सरकार आएगी किसी और राज्य में, तो मैं चाहता हूं कि सारे दोषी जो है वो दंडित हो जाने चाहिए ना। अगर यही प्रक्रिया है आप कह रहे हैं, तो सभी को दंड मिलना चाहिए, ये सही होगा कि नहीं अमित तिवारी जी? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। हाँ। लेकिन मैं इस बात को देखना चाहता हूं ना कि ईडी द्विपक्षीय व्यवस्था में कैसे आती है कि जब पूरी एनसीपी के तौर पे 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी सिंचाई महाराष्ट्र में अजीत पवार जब भाजपा के साथ आते हैं तो भाजपा उनको गले लगा के स्वागत करती है, उनके साथ सत्ता में बैठती है, सत्ता की मलाई चाटती है। तो अभी शिंदे जी की सरकार पर अभी वर्तमान में नया आरोप ईडी का भी जाए, जो फसल बीमा योजना है उसमें करोड़ों रुपए के घोटालों की जानकारी आई है, किसान संघर्षरत है महाराष्ट्र में। क्या ईडी एक बार वहां पर गई है? हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अपराध की परिभाषा को दो तरह से परिभाषित करने वाली राजनीतिक पार्टियां तो हो सकती हैं, लेकिन ईडी विपक्षी व्यवस्था में काम करेगी। बट एक विपक्ष होने के नाते आपके पास लीगल फ्रेमवर्क पूरा है, आप कानूनी मदद यहां पर ले सकते हैं, आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। रमाकांत जी, बिल्कुल आपका सवाल मैं भाजपा के प्रवक्ता से यहां पर पूछ लेता हूं। रमाकांत जी, आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी जो एक्शन में है वो विपक्षी जो राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर जो ईडी है वो ज्यादा एक्शन में है। ये नहीं कह रहे कि ईडी काम नहीं कर रही, ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन करप्शन जहां पर है वहां पर ईडी काम तो करे, लेकिन ये जो दूसरे राज्य हैं वहां पर ज्यादा एक्शन है और जो अपने स्टेट्स हैं वहां पर एक्शन नहीं है। क्या इस बात से आप वाकिफ हैं, इस बात को मानते हैं आप रमाकांत जी? इत्तेफाक नहीं रखता, और इस महाशय को ये मालूम होना चाहिए जब इनकी सरकारें होती हैं तो क्या ईडी और सीबीआई और अपनी सरकार की बात करें। नहीं ठीक है, उनका आर्गुमेंट आने दीजिए ना अमित, उनका आर्गुमेंट आने दीजिए। बिल्कुल अमित जी, आपकी बात सुन ली हमने, आप इनकी बात आने दीजिए। बोलिए रमाकांत जी, बोलिए। प्रभु मेरी बात को वो सुनने का माजदा रखे। मैं ये कह रहा था कि जब उनकी सरकारें रहती थी तब भी ये संस्थाएं थी, संवैधानिक संस्थाएं थी, उस समय भी कार्रवाई होती थी, मगर उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से जैसे एल.के. आडवाणी जी हो, मदन लाल खुराना हो, इस प्रकार के कई बड़े नेताओं पर जब आरोप लगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जैसे ही आरोप लगे उन्होंने अपने पद से तुरंत इस्तीफा देकर के कहा कि जब तक मैं आरोप से मुक्त न हो जाऊं तब तक फिर मैं नहीं आऊंगा। क्या ये माजदा इन विपक्षी नेताओं को नहीं समझ में आ रही है? या राज्यों में भी तो करप्शन एजेंसियां हैं, जो जांच करने एजेंसियां हैं, ये लगाए ना भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चार्ज फ्रेम करें। झारखंड में भी कई नेताओं पर चार्ज फ्रेम। बिल्कुल मैं इसी सूक्ष्म व्यवस्था का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि इस्तीफा देने की बात तो छोड़ो, अगर दूसरी नहीं ठीक है, उदाहरण रमाकांत जी, उदाहरण के साथ इनको बता दीजिए इस्तीफे वाली खबर, जो इस्तीफे वाला आपका पॉइंट है, उसके बाद मैं इस्तीफा देने की बात तो छोड़ो, मैं बहुत ही सशक्त व्यवस्था में बताना चाहता हूँ कि इस्तीफा तो छोड़िए, अगर विपक्ष की पूरी पार्टी तोड़ करके जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा दायित्व। ठीक है, आप आधार को कब से बना? रमाकांत जी, उदाहरण आप बताइए कि कहां पे इस्तीफे की बात जो आप जिक्र यहाँ पर कर रहे थे। अजीत पवार, वर्तमान प्रदेश में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल। ठीक है अमित जी, उनका पॉइंटर भी तो लीजिए ना आप। बिल्कुल रमाकांत जी बोलिए। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी पे हवाला कांड में नाम आया, माननीय आडवाणी जी पे हवाला कांड में नाम आया, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया, है ना? ठीक है। गडकरी जी पे नाम आया, गडकरी जी ने इस्तीफा दिया। मदन लाल खुराना जी पे नाम आया, उन्होंने तुरंत रिजाइन मारा। तो इन सारे चीजों को इन लोगों को समझना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, ये डर क्यों रहे हैं? जब ये ईमानदार हैं और इन्होंने कोई चोरी नहीं की है, कोई लूट नहीं की है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है इन्होंने, तो डर किस बात की है? ठीक है, बिल्कुल न्यायालय है।
समझ गया, आपकी बात समझा। संदीप जी, क्या अब आने वाला समय हेमंत सोरेन के लिए और मुश्किल होने वाला है? मोहन कर्मकार जी आपके पास ही आएंगे, अगला सवाल आपसे ही रहेगा। आने वाला समय हेमंत सोरेन के लिए क्या होने वाला है? इतने सबूत और अब उनको जो मुश्किलें जो हैं वो हमें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आरोप एक के बाद एक आरोप के, एक तरीके से पैंडोरास बॉक्स जो है वो खुल गया है कि भाई ये भी आरोप है, यहां भी जमीन घोटाला है, वहां भी जमीन घोटाला है, साहिबगंज का मामला, वो सारे मामले एक के बाद एक मामले। क्या कितनी मुश्किल होने वाली है? क्या जेल हो सकती है? सब तमाम बातें अगर विस्तार से आप समझा सकें हमारे दर्शकों को। देखिए शिवम जी, बिल्कुल अब हेमंत सोरेन की जो आगे की राह है वो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके के आरोप हैं, जिस तरीके के सबूत मिल रहे हैं, आपने देखा दिल्ली के डिप्टी सीएम जिनके ऊपर आरोप लगे अभी तक उनकी जमानत नहीं, कितना लंबे समय हो चुका है। आम आदमी के सांसद संजय सिंह आज जेल में हैं, उनके हेल्थ मिनिस्टर जैन साहब जेल में है, सत्येंद्र जैन जी। तो आप समझ सकते हैं जब आप करप्शन के चार्जेज में फंसते हैं, और इस चीज को हेमंत सोरेन पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाई, अपना पूरा राजनीतिक जो सिस्टम है उसको फिट किया, किसको सीएम बनाना है, किस तरीके से सरकार को चलाना है, वो इन चीजों को जानते थे। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं शिवम जी, जब धुआं होता है इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आने वाला समय, अगर मैं कहूं कि आने वाला समय इनके लिए मुश्किल होने वाला है और मुश्किलें और बढ़ती ही जाएंगी, ये यहाँ पर। मोहन कर्मकार जी, आप अगर आपसे जो आरोप जिन केसेस में लगे हैं, यहाँ पर बड़गई अंचल वाला जो मामला है और जो रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री वाला मामला है, बंगाल में रजिस्ट्री होना, झारखंड में ये हेरा फेरी वाला मामला, ये कितना सत्य कितना झूठ, अगर झूठ है तो क्यों झूठ है, उसका आपका पॉइंट क्या है आपकी सरकार की तरफ से? फिर आपसे साहिबगंज पर भी एक जवाब आप दे दीजिएगा। देखिए, इस पर मेरा कहना है कि कहीं भी डायरेक्ट इन्वॉल्व से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहीं भी नहीं। बिल्कुल मोहन जी, तो अगर मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम हुई है, ये हेराफेरी हुई है जी, मेरी बात को मानिए। एक सरकारी कर्मचारी कोई मोबाइल के ऐप से या ये से वो कह दिया कि नहीं बॉस की ये जमीन है, बॉस इसमें इन्वॉल्व है, और उसके आधार पर आप सीधा सीएम को घेरना, हमको लगता है कहीं से भी कोई ये नहीं है। खनन मामले में भी कहीं पर सीएम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी जगह पर। ये तो एक षड्यंत्र बना करके सीएम को घेरने का और बदनाम करने का एक प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात एक चीज है, इसको हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट में, जो भी हो, ये जो भी वहां पर अपना ये पुटअप करेंगे, हम लोग उसके अनुसार लीगल लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। ठीक है। लेकिन दूसरी बात एक है जो इनका कहना है आपका कि इनके सारे लोग इस्तीफा दे दिए थे। देखिए, अभी आपको हम बताने जा रहे हैं इस पे, जैसा केक रिपोर्ट, पीएजी केग ने जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सबमिट किया है, उसमें आप देख लीजिए इसका रोड डिवीजन का किस तरह का, उसमें कितना का करोड़ों को, हजारों करोड़ का रुपये का घोटाला हुआ है। उसी तरह आयुष्मान योजना में किस तरह का घोटाला हुआ है, उसी तरह आप देखिएगा हर विभाग में इसका किस तरह घटना हुआ है। वहां ये क्या कर रही है? ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल सवाल यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं, आपका हक है। अच्छा, हेमंत, और एक बात, हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर देखिए कितना हजारों करोड़ का करप्शन का मामला है, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर में है, अजीत पवार, छगन भुजबल है, नारायण राणे है, येदुरप्पा है, तो इनके सारे लोग, ये लोग दूध का धोया है। जब ये लोग आप कह रहे हैं कि जो भाजपा में चला जाता है, जो भाजपा में चला जाता है, करप्शन से बच जाता है। रमाकांत जी, मेरी बात को जरा सुनिए। ये लोग तब विपक्ष में थे तो यही लोग बोलते थे। आज जब इनके दल में ये लोग आ गए तो ऐसा लगता है कि गंगा स्नान करके आ गए, सब लोग साफ हो गए। ठीक है, आज कहां गया चलिए एक काउंटर तो ले लीजिए। रमाकांत जी, तमाम आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी कांग्रेस से, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा, चाहे तमाम लोगों का इन्होंने नाम लिया, शुभेंदु अधिकारी, सभी का नाम ले रहे हैं, जो आपकी पार्टी में आ रहा है वो साफ हो जा रहा है, उसको क्लीन चिट मिल जा रही है। क्या ऐसा कुछ है क्या? और ये जो कह रहे हैं कि ये इन्होंने नहीं किया है, ये जो ब्यूरोक्रेसी में लोगों ने किया, अधिकारियों ने किया है, आपका एक पॉइंटर फिर इसको अंत करते हैं। आप सीधा मुझे ये सुनने की माजदा रखे। ये जो छवि रंजन आईएएस अधिकारी हैं, जो रांची के डीसी हुआ करते थे, वे जो किस मामले में जेल गए और उसमें माननीय मुख्यमंत्री का नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा, पहला। दूसरा, ये बात जो कह रहे हैं, जितने भी आरोपी नेताओं का नाम बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। रमाकांत जी, आप कंप्लीट करिए, बस मोहन जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर इसको अंत करते हैं। बोलिए। जितने भी आरोपी नेताओं का नाम बोल रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर के असम से लेकर के बंगाल तक के, इनके मामले में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया है।
जो भी इनके आरोप होने पर जो जांचें चल रही हैं वे आज भी जांच जारी हैं। और इनके समय में समाजवादी पार्टी के नेता पर, आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के नेता पर इन्होंने आरोप को ही खारिज करवा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस प्रकार के भ्रष्टाचार मामले में कभी भी सभी का ऑडियो अप कर दीजिए। मैं कहूंगा, मैं धन्यवाद आप सभी का, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मोहन जी आपका धन्यवाद, मोहन कर्मकार जी अब अंत करना पड़ेगा। रमाकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका तिवारी जी, आपका भी, कांग्रेस के नेता यहां पर हमारे से प्रवक्ता वो भी थे, बहुत धन्यवाद। तो इतने यहां पर किरदार हैं जो भ्रष्टाचार का आरोप है कि इसको समझने में बहुत समय लगेगा, और बिल्कुल लीगल फ्रेमवर्क इनके पास है, लेकिन इस वक्त आगे की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी हेमंत सोरेन के लिए। जेल हो सकती है क्या, जेल में क्योंकि रिमांड में है, इस वक्त कस्टडी में है वो, आगे का क्या उनके द्वारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। यहां पर चंपई सोरेन तो शपथ ले चुके हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट होगा तो मुश्किलें खत्म होती हमें तो यहां पर झारखंड में नजर नहीं आ रही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। जय हिंद।